नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे जेके 24/7 न्यूज। आपके साथ मैं हूं कुणाल गोस्वामी। अक्सर अमूमन आपने एक वॉशिंग पाउडर के टैगलाइन को देखा होगा और जहां पर कुछ लोग कहते नजर आए होंगे, क्यों चौंक गए ना। कुछ यही हाल इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की उस रणनीति का है जो हर रोज बदल रही है और मकसद है कि 370 के टारगेट को अचीव किया जाए और ओवरऑल एनडीए के आंकड़े को इस बार 400 तक पहुंचाया जाए। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच पिछले 24-48 घंटे के दौरान हरियाणा के अंदर जो कुछ हुआ और अभी जो हो रहा है वो कई लोग समझ पाए हैं तो कुछ लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। और इन तमाम चीजों के बीच कई चीजें हैं जिस पर चर्चा बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है ताकि समझ पाए कि आखिरकार 1+1 को 2 करने के बजाय बीजेपी कैसे 1 और 1 11 कर रही है। दरअसल बीजेपी और जेजेपी का हरियाणा में गठबंधन टूट गया। बीजेपी ने निर्दलीय सांसदों को लेकर सरकार बना ली है। दरअसल लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हरियाणा में बड़ा सियासी उलटफेर भी देखा गया। अब मंगलवार दोपहर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पूरी कैबिनेट समेत इस्तीफा दे दिया और शाम तक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी को नया मुखिया भी बना दिया गया। राज्य में 4.5 साल से बीजेपी और जेजेपी गठबंधन की सरकार शांति से खुशहाली से चल रही थी। सीट शेयरिंग पर बात नहीं बनी तो अलायंस टूट गया। अब सवाल यह है कि राज्य में कुछ महीनों के अंदर विधानसभा चुनाव हैं। ऐसे में बीजेपी का यह बड़ा दाव हर किसी को हैरान कर रहा है। हालांकि बीजेपी के खाते में कुछ ऐसे चौंकाने वाले रिकॉर्ड भी हैं कि जब पार्टी ने चुनाव से ठीक पहले कई राज्यों के मुख्यमंत्री बदल दिए या सरकार को ही बदल दिया ताकि मन मुताबिक आंकड़े हासिल किए जा सके। इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन कुछ जानकारियां आपके साथ साझा कर रहे हैं जहां पर चुनाव से ऐन पहले किस तरह से बीजेपी ने अचानक सबको चौंकाया है। तस्वीरें आप देखिए ग्राफिक्स के माध्यम से, कहां कहां बीजेपी ने अपने नेता बदल दिए। भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में मुख्यमंत्री बदला और चुनाव में बड़ी जीत हाल ही के विधानसभा चुनाव में हासिल की। ना सिर्फ मुख्यमंत्री बदला बल्कि पूरी की पूरी कैबिनेट को ही बदल दिया गया। इसके अलावा जीत हासिल करने के लिए पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा में भी विप्लव कुमार देव को बदला और उसका फायदा भी माणिक शाह के तौर पर पार्टी को नया मुख्यमंत्री तो मिला, सरकार भी मिल गई और चुनाव जीतकर पार्टी आई। इधर उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में अक्सर ये रस्म सी बन गई है कि 5 साल के कार्यकाल में मुख्यमंत्री कई बदले जाते हैं। कांग्रेस हो बीजेपी हो, यहां पर यह बदस्तूर चलता रहता है। उत्तराखंड में जब बीजेपी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी तो त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री बने। उनसे पार्टी नहीं संभली तो तीरथ सिंह रावत बना दिए गए और पिछले चुनावों से पहले ऐन पहले मुख्यमंत्री बनाए गए पुष्कर सिंह धामी और अभी वो फिलहाल सीएम हैं और उसका फायदा भी पार्टी को मिला। अब बात कर्नाटक की कर लें जहां पर यह दाव उल्टा बैकफायर कर गया। कर्नाटक में भी बीजेपी ने सोचा कि भाई उसी फॉर्मूले को अपनाते हैं, मुख्यमंत्री बदल देते हैं और बीएस येदियुरप्पा जिन पर करप्शन के कई चार्ज लग रहे थे, 40% वाली चीजें आपको याद होंगी जिसको लेकर बीजेपी ने खूब हो हल्ला किया, लेकिन काम नहीं बदला। बसव राज मुंबई को मुख्यमंत्री बनाया लेकिन सरकार गिर गई, चुनाव हार गए, कांग्रेस पार्टी ने वहां सरकार बना ली है। अब मुख्यमंत्री तो बदला लेकिन बीजेपी को जीत वहां पर नहीं मिली। अब हरियाणा में भी मुख्यमंत्री बदल दिया गया है। पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं नायब सिंह सैनी, जो सैनी समाज से आते हैं, कुल 3% का इनका पूरा वोट बैंक रहा है। उनके हाथ में अब पूरे राज्य की कमान है। देखना बेहद खास होगा कि आखिरकार ये पैतरा हरियाणा में कितना काम करता नजर आएगा, क्योंकि इसी साल में 10 लोकसभा की सीटों पर आम चुनाव तो होंगे ही होंगे, विधानसभा का चुनाव भी है और बीजेपी के ऊपर जिम्मेदारी है कि हैट्रिक पूरी लगाई जाए। अक्सर कहा जाता है कि राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता, राजनीति में बस मत विरोधी होते हैं, मन विरोधी नहीं होते। यही कारण है कि राजनीति में कब किधर पासा पलट जाए कुछ कह पाना संभव नहीं होता। जो नीतीश कुमार बीजेपी के साथ ना जाने की कस्में खा रहे थे वो आज बीजेपी के साथ सरकार चला रहे हैं। यहां तक कि एक अजीत गुट, शरद गुट है, शिवसेना शिंदे गुट है, उद्धव गुट है।
वहीं बिना मांगे बीजेपी को समर्थन देने पहुंचे दुष्यंत चौटाला भी अब परेशानी में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सरकार तो हाथ से चली ही गई, लोकसभा की सीटें भी नहीं मिली, उल्टा पार्टी के जो अंदर विधायक थे उसमें टूट पड़ गई है। अब बीजेपी के साथ उन्होंने गठबंधन किया था, सरकार चलाने के लिए बीजेपी के सहयोग से डेप्यूटी सीएम भी बने, लेकिन लोकसभा चुनाव आने के साथ साथ जेजेपी ने अपने सुर लोकसभा सीट के लिए उठाने शुरू किए, तो बीजेपी ने हरियाणा की सभी लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बना लिया। ऐसे में कई बड़े कारण रहे जिसकी वजह से बीजेपी को जेजेपी से अलग होकर एक नई पटकथा लिखनी पड़ी। वहीं जातियों को साधने के लिए हरियाणा की राजनीति में उठापटक जरूर देखी जाती है, क्योंकि महज एक दशक में बीजेपी राज्य में बड़ी राजनीतिक ताकत प्रतिशत वोट शेयर हासिल हुआ था। 2019 के चुनाव में यह बढ़कर सीधे 58% जा पहुंचा। अब हरियाणा की राजनीति में अन्य प्रमुख खिलाड़ी यानी कांग्रेस, इंडियन नेशनल लोकदल और जेजेपी की बात करें तो बीजेपी की बढ़त की कुछ कीमत इनको भी चुकानी पड़ी है। इन दोनों पार्टियों ने 2014 के लोकसभा चुनाव में अपने वोट शेयर में कमी देखी और फिर हाल में आम चुनाव में गिरावट भी देखी गई। यानी जिस जाति के नाम पर हरियाणा में चुनाव हो रहा है उसमें सबसे बड़ा हाथ जाटों का है, इसीलिए हरियाणा को जाट लैंड भी कहा जाता है। और 2019 के लोकसभा चुनाव में सेंटर फॉर डेवलपिंग सोसाइटी के एक शोध के आंकड़ों के अनुसार बीजेपी ने गैर जाट उच्च जाति के वोटों और ओबीसी वोटों का 70% से अधिक वोट शेयर हासिल किया। और भले ही पार्टी जाट राजनीतिक प्रभुत्व से आगे बढ़ना चाह रही है, फिर भी ये 2019 के लोकसभा चुनाव में 50% जाट वोट शेयर को लुभाने में कामयाब रही है। यानी जातिगत समीकरण की बात करें तो बीजेपी के लिए जाटों के साथ आना बेहद महत्वपूर्ण है और मनोहर लाल गैर जाट समुदाय से आते हैं। राज्य में उनकी छवि भी उतनी ही प्रभावी रही है जितनी जरूरत बनी। अब लेकिन एंटी इनकम्बेंसी बैकफायर कर सकती है, लिहाजा बीजेपी ने नायब सिंह सैनी के ऊपर जिम्मेदारी रख दी है कि वो कुछ नायाब तरकीब निकालेंगे और 10 की 10 सीटें बीजेपी की झोली में डाल देंगे। और इसी कारण से बीजेपी के लिए 2024 के रण को भेदने के लिए सभी दलों जाति समूह को एक साथ लाने के लिए मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया गया। हालांकि इसके कई मायने निकलकर सामने आए हैं कि बीजेपी कांग्रेस के वोटों को साधने के लिए इस चुनाव में जेजेपी का साथ छोड़ रही है, क्योंकि जेजेपी अब इमोशनल कार्ड खेलकर वोटों को बटोरने का काम करेगी। तो इसका सीधा नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस के पाले में अच्छे खासे जाट वोट हैं, लेकिन इसके मायनों और बीजेपी की रणनीति के पीछे कई सवाल निकलकर सामने आ रहे हैं। उसी पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कुछ बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम तमाम खास मेहमानों को आपके सामने पेश करें, कुछ महत्वपूर्ण सवाल जिस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पहला महत्वपूर्ण सवाल, जेजेपी से अलग होकर बीजेपी को इस चुनाव में सियासी फायदा होगा या नुकसान उठाना पड़ेगा। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल, मुख्यमंत्री बदलने से बीजेपी को क्या 2024 में डबल बेनिफिट होगा, यानी हरियाणा की 10 की 10 सीटें मिलेंगी और ट्रिपल सेंचुरी भी हो जाएगी हरियाणा में विधानसभा चुनाव की। अगला, जाति की राजनीति या वोटों का ध्रुवीकरण, आखिरकार इस फैसले के पीछे का मकसद क्या है। अगला महत्वपूर्ण सवाल, 24 की लड़ाई सीएम बदलने पर आखिरकार क्यों आई है, सोशल इंजीनियरिंग या बीजेपी जेजेपी की फिक्सिंग है, क्योंकि यही बात हमने देखा भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते नजर आए थे कि यह सब सिर्फ चुनाव से पहले छलावा है। एक और महत्वपूर्ण सवाल कि नए चेहरों के साथ क्या 2024 के चुनाव को साध लिया जाएगा या जो फूट पड़ गई है वो फूट अब ठीक होती हुई नजर नहीं आएगी। इसी पर चर्चा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तीन बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ चर्चा में कार्यक्रम की शोभा बनेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुनील कौशिक जी जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राकेश सिंह परमार जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट अनुराग तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया। राकेश सिंह परमार जी, शुरुआत आप ही से करूंगा। समझने का प्रयास तो आप भी कर रहे होंगे कि पिछले 24-48 घंटे में आखिरकार क्या हो गया हरियाणा में, क्योंकि ऐसा तो नहीं था
कि सरकार या गठबंधन के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था, सब कुछ बेहतर चल रहा था, लेकिन अचानक से सरकार का गठबंधन तोड़ दिया गया। जेजेपी को दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकालकर फेंक दिया गया और 24 घंटे के भीतर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पूरी कैबिनेट समेत इस्तीफा दिया। अब नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बन गए हैं और फ्लोर टेस्ट हरियाणा विधानसभा में हम सबके सामने है। गोस्वामी जी नमस्कार। आपके पैनलिस्टों के साथ आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। आप ये कह सकते हैं कि दूध में मक्खी की तरह से निकाल फेंका, या हो सकता है मक्खी नहीं कहा हो कि मुझे कुछ देर के लिए बाहर रहने दीजिए, यह बात भी अब आगे दिख रहा है, शायद ये मिली भगत हो। देखिए, नरेंद्र मोदी का जो राजनीति करने का स्टाइल है वह यह है, वो जब मुख्यमंत्री भी थे तो अपने कुछ विधायकों का टिकट काट देते थे और जनता जनार्दन को कहते थे कि देखिए इस आदमी ने आपका काम नहीं किया, मैंने उसको अलग कर दिया, अब आप मेरे को वोट दीजिए। फिलहाल तो वो अपनी गारंटी लिख करके दे रहे हैं, तो इसमें तो कोई भजन डाला लिया कोई है ही नहीं। इस बीच में इसमें दो बातें मोदी के दिमाग में आई। यह जो किसान आंदोलन मोदी के बढ़त को रोकने के लिए किया गया है, जिसमें किसान नेता ने खुद कहा, ये मैं नहीं कर रहा हूं, उसी का कहना था कि ये कोई मांग वांग नहीं है, मोदी की इतनी हाइप हो गई है राम मंदिर के बाद से, जिसे हमें कम करना है और हम इसीलिए आए हैं। वो पंजाब सरकार द्वारा प्रायोजित है और बाहर रहने पंजाबियों द्वारा प्रायोजित है। वो हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पर उसका ज्यादा टसल देखा गया। मुख्यमंत्री के नाते प्रशासनिक जिम्मेदारियों का शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करते हुए मुख्यमंत्री हरियाणा ने अपना सर्वोच्च दिया। तो जो झगड़ा, जो लाठी, जो गोली, आंसू गैस किसानों को छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा, वो मुख्यमंत्री हरियाणा को होना पड़ा। अगर कोई 1% इस बात की नाराजगी केंद्र के मतदान के टाइम में भाजपा के विरुद्ध ना चला जाए, एक ये वजह होगी कि भाई चलिए भजन लाल ने आप पर, सॉरी खट्टर साहब ने आप पर आंसू गैस के गोले छोड़े थे, हमने उनको आंसू रुलाने के लिए बाहर कर दिया है। अब आप मेरी गारंटी है, जो किसान सम्मान निधि देता है, जिसने यूरिया में नीम कोटिंग लगा करके आपको आसान कर दिया है, वगैरह वगैरह कहने के लिए तो मोदी जी के पास बहुत कुछ है, लच्छेदार बोलते हैं और वो बोल भी देंगे। और ये कारण है, हरियाणा में ना जाट ज्यादातर कांग्रेस को वोट करता है, भाजपा का परंपरागत वोट जाट नहीं रहा है। इसको देखते हुए हो सकता है ये भाजपा सरकार और हरियाणा के जेजेपी के नेता दुष्यंत के साथ ही मिली भगत हो कि भाई तुम जाओ अकेले 10 सीटों पर चुनाव लड़ो, जाटों के वोटों का ध्रुवीकरण करो और उसमें बंटवारा करो, और बाकी का जो वोट है वो मैं लूंगा। मैं ओबीसी समाज से एक मुख्यमंत्री दे रहा हूँ, पंजाबी मेरा नेता रहा ही है, मैं हुई हूँ। इससे यह होगा कि जब जीत के हम आएंगे अगले बार फिर हम सरकार बनाएंगे, केंद्र में आपको देंगे जो जितना परफॉर्मेंस करके आएगा। यह भी एक उद्देश्य हो सकता है, लेकिन यह सारा जो कवायद है उसमें हरियाणा का जनता कहीं नहीं है, हरियाणा के जनता का भलाई कहीं नहीं है। यह शुद्ध रूप से भाजपा अपने भलाई के लिए कर रही है और नरेंद्र मोदी अपने 10 के 10 सीट पाने के लिए कर रहे हैं, ऐसा मेरा मानना। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद लौटूंगा तो सुनील जी से सीधा स्पष्ट सवाल होगा कि आखिरकार इन तमाम चीजों के बीच जेजेपी के हाथ क्या लगा। क्या यहां पर एंटी इनकम्बेंसी इतनी भारी पड़ रही थी कि मुख्यमंत्री तक को बदलना पड़ा? क्योंकि मध्य प्रदेश में भी एंटी इनकम्बेंसी थी, लेकिन उस दौरान कई नेता बोलते नजर आए, कई राजनीतिक विश्लेषक बोलते नजर आए कि मोदी की गारंटी एंटी इनकम्बेंसी पर भारी पड़ जाएगी। अगर मोदी की सुनील जी, सीधा स्पष्ट सवाल था, क्योंकि यहां पर 4 तरह का नुकसान जेजेपी को होते हुए देखा गया है। लगातार जो आंकलन निकलकर सामने आ रहा है कि भाई बीजेपी को कैसे भी करके 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़ना था। 2 सीटें महेंद्रगढ़ और भिवानी मांगी थी, हिसार मांगी थी, लेकिन बीजेपी ने देने से मना कर दिया। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो कहते नजर आ रहे हैं कि चुनाव से पहले भी यह स्वार्थ का गठबंधन था और अब जब टूटा है तो वो भी स्वार्थ के लिए ही टूटा है। लेकिन सरकार भी चली गई, विधायक भी टूट गए, लोकसभा की सीट भी नहीं मिली, और दूसरा आम जनता के बीच अब जाएंगे तो फिर क्या जनता को मुंह दिखाएंगे? जनता पूछेगी आखिरकार क्या करके आए आप? देखिए गोस्वामी जी, हरियाणा पहला प्रदेश नहीं है
जहां चुनाव से पहले इस तरीके की घटना हुई है। आपने गुजरात में देखा पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया, उत्तराखंड में आपने देखा मुख्यमंत्री बदला गया। की वजह से नुकसान होने वाला है या कहीं ना कहीं जनता, कार्यकर्ताओं, ब्यूरोक्रेसी के बीच विरोध है, तो ये वो बदलते हैं। और ये भाजपा से दूसरी पार्टियों को सीखना भी चाहिए कि समय रहते हुए आपने इलाज कर दिया ठीक से, तो मुझे लगता है कि फिर वो कोड नहीं बनता। वो भाजपा ने करके दिखा दिया। जेजेपी यदि 7 चुनाव लड़ती, इतना नुकसान, इतना फायदा बीजेपी को नहीं होता इतना वो विरोध में चुनाव लड़ेगी। क्योंकि भाजपा के विरोध का जो वोट है, जहां जेजेपी जाकर के भी कहेगी, भारतीय जनता पार्टी की बुराई करेगी, बहुत सारी ऐसी बातें कहेगी जो सरकार की और उनके बीच रही है, तो जो विपक्षी पार्टियों को वोट मिलने वाला था, हो सकता है उस वोट को जेजेपी काट ले और उसका सीधा सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। भाजपा से नाराज वोट है वो कहां जाएगा? वो कांग्रेस को, किसी अन्य दल को जाएगा, जेजेपी को चलाया जाए और जेजेपी को चला जाएगा और वो वोट बटेगा। विरोधी दल, विरोधी पार्टियां जो हैं उनके बीच वोट बटेगा तो निश्चित तौर से बीजेपी को फायदा होगा। दूसरा, जेजेपी को सोचना चाहिए, अभी राजस्थान में चुनाव हुआ, 19 सीटों पर आपने प्रत्याशी उतारे, अमित शाह से मीटिंग होने के बावजूद भी आप नहीं माने, तो किस मुंह से आप कह सकते हैं कि लोकसभा की 2 सीटें हमें दे दीजिए? जब 3 बार की मीटिंग हुई और 3 बार की मीटिंग में जब आप मानने तैयार नहीं थे, और आप देखिए वहां वैसे नुकसान हुआ नहीं है, जितना वोट बैंक आप चाह रहे थे उसका उतना वोट बैंक नहीं मिला, लेकिन प्रयास आपने किया। तो 19 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमजोर पड़ती तो इसका नुकसान किसको होता? भारतीय जनता पार्टी को होता। आपका वोट बैंक तो वहां था नहीं, लेकिन आपने एंट्री करने के लिए राजस्थान में और जो हरियाणा से जुड़े हुए जिले थे वहां आपने शुरुआत की, वहां आपने गठबंधन का मान नहीं रखा। जब वहां गठबंधन का मान नहीं रखा तो यह भारतीय जनता पार्टी क्यों मान आपका रखेगी? और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो छाप खट्टर साहब को छोड़नी चाहिए थी वो छाप नहीं छोड़ पा रहे थे। तमाम मंत्री भी नाराज थे। नहीं, तो सीधा स्पष्ट सवाल सर यही है ना कि हर बार तीर निशाने पर नहीं लगता। गुजरात में नो डाउट आपने जो तीर चलाया वो निशाने पर लग गया, आपने जो त्रिपुरा में चलाया वो लग गया, आपने जो उत्तराखंड में लगाया वो लग गया, लेकिन कर्नाटक में नहीं लग पाया। अब इस बात की क्या गारंटी आप दे रहे हैं कि हरियाणा में जो आप कह रहे हैं कि कुछ कोड का अगर सही समय पर इलाज हो जाए तो वो आगे नहीं फैलता, तो ये जो तीर चलाया है, ब्रह्मास्त्र निकालने की जो कोशिश की है, तरकश में जो तीर निकाला लगाया है, क्या ये सीधे निशाने पर लगेगा? 10 की 10 सीटें फिर से रिपीट बीजेपी यहां पर जीत लेंगी? नहीं, मुझे लगता है कि 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास आएंगी। और खट्टर साहब के इस्तीफा देने से पहले आप देखेंगे कि गुड़गांव में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो उद्घाटन किया उसमें खट्टर साहब की बड़ा तारीफ की, पुराने दिनों को भी याद किया, इस तरीके से काम किया उन्होंने साथ मिलकर खट्टर साहब के साथ, मित्रता की दुहाई भी दी। तो ऐसा नहीं है कि खट्टर साहब भी नाराज ना हो जाएं, खट्टर साहब के समर्थक भी नाराज ना हो जाएं, इसका एक प्रधानमंत्री ने बड़ा सदे हुए मन से उनकी तारीफ भी कर दी। और तत्काल दिनों में आपने देखा, ठीक है, मैं समझने का प्रयास करूंगा आपसे आगे, और भी बहुत लगा चर्चा है। अनुराग तिवारी जी, क्या एनालाइज कर पाए हैं सर? आप बहुत देर से आपका इंतजार कर रहे थे, क्या एनालाइज कर पाए? हरियाणा में जो हुआ क्या जरूरी थी, वक्त की नजाकत थी, या वाकई में एंटी इनकम्बेंसी इतनी भारी पड़ गई थी कि इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन था ही नहीं? अनुराग जी। जी, देखिए, सबसे पहले तो सभी गेस्ट का बहुत बहुत नमस्कार करता हूं मैं सभी लोगों को। जो आपने सवाल पूछा उसका जवाब मैं जो देख पा रहा हूं वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो हमेशा से एक नए लीडरशिप को तैयार करने के लिए जानी जाती है। चाहे इस बार जो जिन भी राज्यों में पिछले साल चुनाव हुए हैं, राजस्थान हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, वो हर जगह एक नया लीडरशिप लाती रही है। और जो भी नया लीडरशिप लाया जाता है उसको काम करने का कुछ समय चाहिए। अब देखा ये गया है कि हरियाणा में इस साल 2024 के अंत में चुनाव होने वाले हैं। जब आपको नया लीडरशिप तैयार करना है तो उसको समय देना चाहिए, तो वो समय आप अभी देंगे तो वो काम बेहतर तरीके से कर पाएगा। और जिस तरीके से एंटी इनकम्बेंसी की बात हो रही है,
ये कहीं भी ऐसी कोई बात मुझे पर्सनली दिखाई नहीं दे रही है। लोग ये भी कह रहे हैं कि गुजरात में भी ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ और उत्तराखंड में भी ऐसा ही एक्सपेरिमेंट हुआ। लेकिन आप एक चीज समझिए, अगर एंटी इनकम्बेंसी थी तो नुकसान होना चाहिए था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन दोनों राज्यों में फिर से सरकार बनाई है और पहले से अधिक मजबूती से सरकार बनाई है। तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी लेकिन इस बीच हम कर्नाटक को इग्नोर नहीं कर सकते ना, इसमें हम कर्नाटक को इग्नोर नहीं कर सकते। और कांग्रेस तो यह भी कह रही है कि बीजेपी चली थी हिमाचल प्रदेश में सरकार गिराने के लिए, लेकिन यहां पर खुद की उनकी हरियाणा में सरकार के लाले पड़ गए। इसी पर लौटूंगा, छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो समझने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार अगर एंटी इनकम्बेंसी थी और बार बार कहा जा रहा है कि इस बार एंटी इनकम्बेंसी पर मोदी की गारंटी भारी पड़ेगी, तो आखिरकार क्या ही यह इकलौता ऑप्शन था या वाकई में कुछ और भी ऑप्शन थे जिसके माध्यम से सरकार भी बचाई जा सकती थी, मुख्यमंत्री को भी नहीं बदलना पड़ता और 10 की 10 सीटें भी बीजेपी। लगातार हम हरियाणा में चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं कि आखिरकार, क्योंकि इस वक्त फ्लोर टेस्ट चल रहा है, सीधा प्रसारण भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं हरियाणा विधानसभा से, जहां पर अब से कुछ ही देर में वोटिंग होगी। 46 का आंकड़ा चाहिए, लेकिन ऑलरेडी सरकार के पास है, खुद उनके 41 विधायक हैं, 6 निर्दलियों का समर्थन है, गोपाल कांडा का भी समर्थन है, यानी कुल मिलाकर जो बहुमत का आंकड़ा है उससे ज्यादा नंबर उनके पास है। ब्रेक से पहले अनुराग जी, सीधा स्पष्ट सवाल था, एंटी इनकम्बेंसी की बहुत ज्यादा कल से चर्चा हो रही है कि एंटी इनकम्बेंसी को खत्म करने के लिए यहां पर इस तरह से सरकार को बदलना पड़ा, लेकिन मेरा सीधा स्पष्ट सवाल है, लेकिन उससे पहले सुन लीजिए, सीधी लाइव प्रोसीडिंग चल रही है इस वक्त, सीधे देख लेते हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी क्या कुछ कह रहे हैं विधानसभा में, सुन लेते हैं। पीछे भी सदन का मैं सदस्य रहा हूं और मुझे खुशी है कि जब मैं 2014 से 19 के बीच में सदन का सदस्य था, तो इसी समय के अंदर मुझे एक कॉल आती है कि आपने दिल्ली में लोकसभा का चुनाव लड़ना है। इसी सदन से गया हूं। उस वक्त मैं एक मंत्री के रूप में काम कर रहा था। जब पार्टी ने आदेश किया, उच्च नेतृत्व ने आदेश किया, तो मैं तुरंत यहां से छोड़ करके मैं दिल्ली की तरफ चला गया। पार्टी ने अब मुझे कहा कि आपने फिर यहां जिम्मेवारी को देखना है, तो आज फिर मैं उस जिम्मेवारी के रूप में सदन के बीच में उपस्थित हुआ हूं। अभी बात कर रहे थे कि आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, जिनकी देखरेख के अंदर मैं पला हूं, बड़ा हुआ हूं और उनसे बहुत कुछ सीखा है। एक बारीक से बारीक चीज भी सीखी है और उसको कैसे मेंटेन करना है उसके बारे में भी माननीय अध्यक्ष जी मैंने पूरी जानकारी, वो पूरा सीखा है। मैं एक साधारण परिवार का लड़का हूं। परिवार के अंदर कोई चुनाव नहीं लड़ा, राजनीति के अंदर कोई व्यक्ति नहीं था, एक भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता था और वो छोटा सा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न पदों के ऊपर रखते हुए पार्टी के अध्यक्ष के रूप में बैठा दिया और आज इस पद के ऊपर सदन के नेता के रूप में मुझे यहां विराजमान किया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही संभव है, ये कहीं और संभव नहीं। मैं देखता हूं, मैंने देखा भी है, मैं धन्यवाद करता हूं हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, जिनके नेतृत्व में ध्यान है मेरे ध्यान है,
जिनके नेतृत्व में प्रदेश ने गुड गवर्नेंस का एक उदाहरण प्रस्तुत पूरे देश के अंदर किया है। प्रदेश को एक नई दिशा देने का काम 10 वर्षों के अंदर, 9.5 वर्षों के अंदर मनोहर लाल जी की सरकार ने किया है। गजब के काम किए हैं। और मैं तो उस परिवार का सदस्य हूं, माननीय अध्यक्ष जी, जिसने स्वयं हाथ से खेत में से पशुओं का चारा काट करके सर के ऊपर गठरी रख करके पशुओं को लेकर के आने का काम किया है। मैं उस साधारण परिवार का बच्चा हूं। और उसी परिवार से आदरणीय मनोहर लाल जी आते हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी है। मैं धन्यवाद करता हूं शीर्ष नेतृत्व का भी, आदरणीय मनोहर लाल जी का भी, कि जिन्होंने एक ऐसी जिम्मेवारी के ऊपर, मुख्य जिम्मेवारी के ऊपर बैठाया है। नहीं तो निर्णय करना कठिन हो जाता है आदरणीय अध्यक्ष जी कि मुख्यमंत्री के बाद कौन बनेगा। परिवार की तरफ सोचते हैं कि अगर कहीं जाना पड़ गया तो मेरा बेटा बनेगा। परंतु माननीय अध्यक्ष जी, ये भारतीय जनता पार्टी है जिस मुख्यमंत्री ने अपने एक छोटे हरियाणा विधानसभा की कार्रवाई को आप सुन रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री के तौर पर नायब सिंह सैनी अब तक की मनोहर लाल सरकार की उपलब्धियों को बता रहे हैं और बता रहे हैं कि कितना जरूरी हो गया था और कितनी बड़ी चुनौतियां नायब सिंह सैनी के सामने भी रहेंगी और विपक्ष का क्या अब तक रवैया रहा और पिछले 24-48 घंटे में जो सियासी समीकरण निकलकर सामने आया वो कितना जरूरी था। हर एक पल की जो चीजें हैं वो यहां पर नायब सिंह सैनी स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। तो सीधे आपको लाइव प्रसारण दिखा रहे हैं हरियाणा विधानसभा का, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बहुमत परीक्षण से पहले सदन को संबोधित कर रहे हैं। उसको ऑनलाइन किया था। हम देखते थे, हमने देखा है कि उसके अंदर बहुत ज्यादा घपला हो रहा था पेंशन के नाम के ऊपर, और उसको पहली बार ऑनलाइन किया था। काजन साहब वहीं बैठे थे पिछली बार भी, अब भी वहीं बैठे हैं और अगली बार पता नहीं यहाँ होंगे कहाँ होंगे, मुझे नहीं मालूम है इस बात का। परंतु मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ। एक मिनट सर आफ्ताब जी जी अच्छी बात की है उन्होंने, अच्छी बात कही है सर। मैं नाम ले रहा हूँ। अगली बार पता नहीं कहाँ होंगे, यहाँ होंगे, वहाँ होंगे, कहाँ होंगे। सर एक मिनट। तो सदन के नेता ने ये बात कही कि भाई 2014 में थे आप, साथ दो आपके साथ था। आप लंबे समय तक इस सदन के सदस्य रहे हैं। पिछली बार भी यहाँ थे, अगली बार पता नहीं कहाँ होंगे। लेकिन स्पीकर सर जैसा सदन का नेता विश्वास मत जाए और इस पर स्पीचेस हुई हैं, लेकिन इस तरह से जो इन्होंने अपने भाषण को पॉलिटिसाइज कर दिया सारा। उनका अधिकार है, जब इस्तेमाल कर रहे हो आप तो पॉलिटिसाइज नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? पॉलिटिसाइज करके जैसे इन्होंने कहा कि ये कहाँ होंगे, अगली बार हरियाणा की जनता हमें यहाँ बिठाने का काम करेगी। मैं कहना चाहता हूँ ठीक यहाँ बैठेंगे। चलो या ये तो आपका तो टेम्परेरी हेडक्वार्टर है जी, अभी तो जहाँ है वहीं बैठ जाओ। आपका टेम्परेरी हेडक्वार्टर है सीएम साहब। माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि हमारे बहुत ही सीनियर नेता हैं और लगातार इस सदन के सदस्य हैं, लगातार इस सदन के माननीय सदस्य हैं, क्योंकि मैंने जो देखा मैं वो बात कर रहा हूं। इन्हीं के मुख से सुना। मैंने नाम इसलिए लिया, मैं नाम नहीं लूं था, मुझे भी मालूम है। मैं नाम इसलिए ले रहा हूं कि जब उस पेंशन का सुधार आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, मनोहर लाल जी ने किया था, तो वहीं पर हमारे नेता ये खड़े होकर के बोलते थे कि किसी के नाम के अंदर जब ऑनलाइन हुआ उसके नाम में कहीं गलती थी, उसके कारण से उसकी पेंशन नहीं पहुंच पाई समय के ऊपर, तो दिखते थी थोड़ी उसके अंदर सुधार किया गया।
और लगभग 1-2 महीना लगा सुधार करने के अंदर। उस बीच में सेशन था, हमारे कादयान साहब यहीं से इसी सदन से बोल रहे थे कि बुजुर्ग आज पेंशन के लिए कहा, ऐसे करके देखता है कब आएगी कब नहीं आएगी। कादयान साहब, ये मनोहर लाल जी ने और सिस्टम बनाया है आदरणीय अध्यक्ष जी कि आज हमारा बुजुर्ग 3000 रुपए पेंशन तो मनोहर लाल जी ने दी है बुजुर्ग को, और उसकी छत के ऊपर पंखा भी नहीं रुकता, वो भी चलता रहता, उसको गर्मी में कहीं लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ता, उसको इंतजार भी नहीं करनी पड़ती कि उसकी पेंशन कब आएगी। उसकी पेंशन तुरंत उसके खाते के अंदर पहुंचाने का काम इसी पोर्टल के माध्यम से ये मनोहर लाल जी ने किया है। ये सिस्टम बनाया है, गजब का सिस्टम बनाया है। और मैंने कहा है कि आप लोग कह रहे हैं कि ये पोर्टल, अरे जितना काम मनोहर लाल जी ने इसके माध्यम से लोगों को सुविधा दी है, चाहे सीएम इंडो की बात कर लीजिए, होता है माननीय अध्यक्ष जी, कई लोग होते हैं किसी के साथ जेलस होती है, उस जेलस के कारण उसकी एप्लीकेशन लगा देते हैं, उसको सफर करना पड़ता है, उसको घूमना पड़ता है, परंतु जो सीएम इंडो के माध्यम से घर बैठे हुए व्यक्ति को न्याय मिला है, यह पहली बार है कि मनोहर लाल जी की सरकार के अंदर दूर दराज बैठे व्यक्ति के जिसकी कोई अप्रोच भी नहीं होती थी, कोई सोच भी नहीं सकता था कि थाने में जाकर के मेरी कोई बात सुन लेगा, उस व्यक्ति को भी अगर उसके साथ अन्याय हुआ है, उस अन्याय को भी सुनने का काम मनोहर लाल जी ने सीएम इंडो के माध्यम से किया है। और इसके आंकड़े भी हैं, हम आपको बता सकते हैं, कोई भी माननीय सदस्य अगर उन आंकड़ों को लेना चाहे, कितनी एप्लीकेशन आए, कितने लोगों को न्याय मिला है, वो भी तो आंकड़ों के साथ आप लोगों को हम प्रेषित कर सकते हैं, बता सकते हैं। ये गुड गवर्नेंस का उदाहरण है। अगर बेटियों की बात आती है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मुझे ध्यान में है कि 2015 में हरियाणा के अंदर आए थे, आदरणीय अनिल विज जी बैठे हैं लगातार, तब भी स्वास्थ्य मंत्री थे, अब भी स्वास्थ्य मंत्री हैं, चिंता न करो आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए थे, हमें भी चिंता हुई थी माननीय अध्यक्ष जी कि उन्होंने हरियाणा को क्यों चुना, और जब उसके पीछे की कहानी को देखा, वो बड़ी भयानक कहानी थी, एक कुरीति थी। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने से उस कुरीति को तो समाप्त हुई है, परंतु लाखों बेटियों को भी जीवन दान मिला है, लाखों बेटियों को जीवन दान मिला है माननीय अध्यक्ष जी। और खाली वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं था जिसका इन लोगों ने मजाक भी किया था, मनोहर लाल जी ने संकल्प के रूप में उसके ऊपर काम किया है। हमारे अनिल विज साहब ने संकल्प लेकर के काम किया है कि हमने इस कुरीति को समाप्त करना है, और उस कुरीति को समाप्त किया है। मुझे ध्यान में है, आज आप उसकी रेसोबी 2014 से पहले की और आज 2024 के अंदर हम खड़े हैं, आप उसकी रेसोबी आप बाइफरकेट कर लेंगे कि उसके अंदर कितनी बेटियों को आज जीवन दान मिला है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं था। मनोहर लाल जी की पीड़ा को हम समझते थे। मनोहर लाल जी ने कहा कि हमारी बेटियों को 20 किलोमीटर से ज्यादा दूर ना जाना पड़े पढ़ने के लिए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर मैं देखता हूं माँ बाप अपनी बेटियों को दूर नहीं भेजता पढ़ने के लिए, दिखते हैं ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, परंतु ये मनोहर लाल जी की ही सरकार थी जिसने एक मिशन मोड के अंदर काम किया और एक बात कही कि हर 20 किलोमीटर के ऊपर एक कॉलेज खड़ा हो जाएगा, और वो खड़ा हो गया माननीय अध्यक्ष जी। 9.5 वर्षों के अंदर वो कॉलेज खड़ा हो गया, और आज बेटियों को हजारों की संख्या में हमारी बेटियां उसके अंदर पढ़ाई भी कर रही हैं और आज अच्छी शिक्षा भी ले रही हैं। आज उनको पहुंचाने का, वहां तक कॉलेज तक ले जाने का भी बस के माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने व्यवस्था खड़ी की है, ताकि बेटियों को वो वहां पर पढ़ने के लिए कोई दिक्कत परेशानी ना आए। मुझे खुशी है, बहुत सारे। तो हरियाणा विधानसभा से सीधे लाइव प्रसारण आप देख रहे हैं, जहां पर विश्वास मत से पहले